Okay, so students, let's talk about natural resources. What are natural resources? All right, देखिए, natural resources are materials and components that are found naturally in our environment. ठीक है, नेचुरली जो हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. अंडरस्टूड? These include air, water, sunlight, plants, animals, rocks, fossil fuels and like जैसे कि coal and oil. These are all natural resources. अब आपके सामने ये चार्ट है, एक डायग्राम है, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कितनी कितनी अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर 54%. आर यू एबल टू सी इट? देखो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर 54, सोलर एनर्जी 6%, विंड पावर 10%, एनिमल रिसोर्स 24, नेचुरल गैस 32, लैंड रिसोर्स से 12%, 8% जो है वो क्रूड ऑयल है. ये देखो, क्रूड ऑयल. उसके बाद में प्रीशियस मेटल्स, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस. तो ये सारे के सारे अवेलेबल हैं अभी हमारे पास, जिसको हम लोग हार्नेस कर पा रहे हैं. ऐसे नहीं कि 6% ही सोलर एनर्जी, हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, द डाटा इज अबाउट दैट. नाउ दे आर असेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. ये जो सारे के सारे आपके सामने नेचुरल रिसोर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए असेंशियल है. ठीक है, प्रोवाइडिंग अस विथ एवरीथिंग फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन टू एनर्जी वी यूज. हम लोग जो हवा को ब्रीथ करते हैं और पानी को जो एनर्जी को यूज करते हैं, वहां से लेकर सारे के सारे, आपको देखो ना, सारे, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, सारे का सारा आ गया है. दीज रिसोर्सेज कैन हैव वेरियस वैल्यूज. इनके अंदर खूब सारी वैल्यूज होती हैं. क्या क्या वैल्यूज होती हैं? द फर्स्ट इज फॉर द बिजनेस, साइंस एंड कल्चर. जैसे हमारे यहां पर पानी को है सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं माना जाता है ना. हम लोग पानी को भी पूजते हैं ना, वी वर्शिप अवर रिवर्स. पानी को एक भगवान का रूप है, वरुण देव ना. वी इन आवर मिथोलॉजी वी हैव वर्शिप्ड एवरीथिंग एज द मैटर ऑफ फैक्ट. तो क्यों हम लोग क्यों वर्शिप करते हैं? बिकॉज these are important for human survival in our mythology, in our culture. हम लोग जो भी चीज हमें सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती है, हम उसको वर्शिप करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. वर्शिप वुड बी ए वेग टर्म, बट इंपॉर्टेंस इज ए गुड टर्म टू यूज. अंडरस्टूड? तो ये आपके सामने है. जैसे कि एग्जाम्पल हमारे ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी काम आता है, और हमारे एस्थेटिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस. जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर मैंने बताया, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरली ऑल्सो. ओके, तो और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी और डिमांड के ऊपर. अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स रेयर रहेगा, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा रहेगी और उतनी ही ज्यादा वो पॉपुलर. जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज ए रेयर एलिमेंट, है ना. टाइटेनियम महंगे क्यों हैं? वाई दीज आर एक्सपेंसिव? वाई डायमंड इज एक्सपेंसिव? डायमंड को अगर आप जलाओगे तो राख ही बनेगी. आप समझ रहे हो? इफ यू एक्सटिंग्विश, अगर डायमंड के हम तीली भी लगा दें तो वो तुरंत जल जाएगा, और वो जो उसकी डस्ट होगी, इट विल बी ए सिंपल ऐश. तो आप सोचो, इसके बावजूद भी वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है? बिकॉज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव. मिलता बहुत कम है और बहुत ज्यादा मुश्किल से ये मिलता है. दैट्स व्हाई. ऑलराइट, चलो अब है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स उनके ओरिजिन के बेस पर, कि वो किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं. तो हम लोग इसको दो चीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज बायोटिक एंड द सेकेंड इज एबायोटिक. ऑलराइट, अब देखो, बायोटिक क्या है? जो भी हमारे जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग थिंग्स जो भी हैं, सारी की सारी वो बायोटिक रिसोर्स में आएंगी. बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनके अंदर जान होती है, जिनके अंदर लिविंग बीइंग है एक, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फिश एंड अदर मैरीन लाइफ आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस. आपको देख पा, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोस्टिस्ट, ये सारे के सारे जो ये क्या है, दिस इज द यूनिसेल्युलर, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली ये सारे के सारे होते हैं.
बायोटिक के अंदर आते हैं। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं बिकॉज जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, रिप्लेनिश कर सकता है खुद को। एनिमल है वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक्टीरिया, फंगस ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हाँ, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेनिश नहीं होते, जैसे कि मान लो कोल एंड मिनरल ऑयल। जो कोल एंड मिनरल ऑयल है कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, मतलब इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इनके जो यूजेज हैं वो कोल का जो यूज होता है वो कोल ही कर सकता है। ओके, ऑयल का जो यूज है वो ऑयल ही कर सकता है। अगर ऑयल नहीं होगा तो वो काम भी नहीं होगा जो ऑयल कर पा रहा था। ठीक है, तो कुछ कुछ बायोलॉजिकल सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। जनरली दे आर रिन्यूएबल इन द नेचर। सेकेंड इज एबायोटिक। एबायोटिक में कौन से हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर, सोयल, एयर, लाइट, मिनरल्स, दीज ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे रिसोर्सेस जो कि बायोलॉजिकल नहीं होते हैं। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स, वी आर डिवाइडिंग द नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, की ओरिजिनेट कहां से हुए हैं। अगर मान लो कोई कॉपर है जो माइन से ओरिजिनेट हुआ है तो ये क्या कहलाया जाएगा कि दिस इज एबायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, ये जो है ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर लिमिटेड, एयर इज लिमिटेड। वाई? बिकॉज हम लोग पोल्यूट कर देंगे तो फिर लिमिटेड ही होगा। वाटर पूरी तरह से पोल्यूशन हो जाएगा, और अगर ऐसा पोल्यूशन हो गया कि जो वाटर है वो सही हो ही नहीं सकता, अगर इस तरह का पोल्यूशन हो गया तब तो वाटर लिमिटेड ही है। बिकॉज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर वाटर, हाउ कैन वाटर कैन बी लिमिटेड, हाउ कैन सॉइल कैन बी लिमिटेड? बट इफ वी कीप ऑन पोल्यूटिंग, इफ वी कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स, वी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज दीज, तो ये धीरे धीरे लिमिटेड ही हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड बेसिस इज टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ रिकवरी। क्या है? रेट ऑफ रिकवरी। कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ओके, कन्वेंशनल सोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कमर्शियल। फिर आते हैं फायरवुड, ड्राई डंग एंड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है जब हम लोग क्रॉप्स को काट देते हैं। हम लोगों ने, जैसे मान लो एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि हम लोगों ने जो है वीट को हार्वेस्ट किया तो उसके पीछे जो डंठल बच जाती है ना, हम लोगों ने ऊपर ऊपर से तो वीट को काट लिया, जो पीछे जो चीज बचती है उसे कहा जाता है स्ट्रॉ, है ना। तो ये है नॉन कमर्शियल जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और ये है कमर्शियल, और ये है कन्वेंशनल सोर्सेज जो कि चले आ रहे हैं, पुराने काल से चले हुए आ रहे हैं। और नेचुरल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो अभी नए हैं, हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास, जियोथर्मल एंड हाइड्रो। दीज आर बेसिकली, ये जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं और ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। ठीक है, और फिर बाद में जो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, तो बेसिकली बस वही पिछले वाले हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनली है। एक नई टर्म है, आजकल चल रही है, तो इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। रिन्यूएबल में कौन से आता है? विंड, हाइड्रो पावर, सोलर, जियोथर्मल एंड बायोमास। ठीक है, दीज आर। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ऑयल, कोल, न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस, ये सारे आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, या नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। टॉप 5 नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एयर, ठीक है, सबसे टॉप 5 हैं ये आपके सामने। फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस टू एग्जिस्ट इन वर्ल्ड, हमारे यहां पर दुनिया में रहने के लिए हमें जो भी हवा हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको साफ होना जरूरी है, इसलिए हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए, एक्शन उठाने चाहिए। फिर आता है वाटर,
सिर्फ इतना सारा वाटर है, सिर्फ 2% वाटर है फ्रेश वाटर। जो हम बात कर रहे थे ना, वो ये वाली है कि सिर्फ 2% जो पानी है धरती के ऊपर वो फ्रेश वाटर है, रिमेनिंग जो वाटर है वो सैलाइन वाटर, वो अनड्रिंकेबल है, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा उसमें सैलिनिटी है। इसलिए हमें मतलब हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो वी नीड टू एजुकेट द पब्लिक एंड कंट्रोल वाटर यूजेस। सॉयल, थर्ड इज सॉयल। डिफरेंट पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स मेकअप सॉइल, इट प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ। ये सॉइल का रोल है, हमें सबको पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहती है ना सॉइल। आयरन, सिलिका इज ए मिनरल दैट कंटेन्स आयरन विच इज यूटिलाइज्ड टू मेक पावरफुल वेपन्स, व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आपको पता है आयरन बहुत जरूरी है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मेंटेन्स द वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट एंड ऑफर क्लीन एयर। हमें जो क्लीन एयर कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, ट्रीज आर टेकन डाउन फॉर हाउसिंग एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। हम लोग जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को लकड़ी मिल सके फर्नीचर के लिए, और उस जगहों को खाली कर कर वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, फिर है नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहला फैक्टर दे रखा है इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है इकोनॉमिक फैक्टर? एट द प्रेजेंट फाउंडेशन ऑफ अवर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत सारे यहां पर अपने नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। हम लोग मिनरल्स को एक्सकेवेट करते हैं धरती के डेप्थ में से। आपको मैंने दिखाया है पहले भी कि कितने डेप्थ में से हम लोग ऑयल और पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर इट? चलिए, फॉसिल फ्यूल्स ड्राइव और मशीन्स। हमारी जो भी मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, हमारे घर के अंदर जो भी काम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर हमारा व्हीकल हो या फिर कुछ भी खाना बनाने के लिए हमको गैस चाहिए होती है, वो सारी की सारी फॉसिल फ्यूल से आती है। द व्हीकल वी ड्राइव, इसमें पेट्रोल डलता है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो यूज करते हैं वो कोल बर्निंग से आ रही है। जो हम लोग खाना बनाते हैं वो नेचुरल गैस से आ रही है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए, अब आपको पता है ये जो है रिप्लेसेबल रिसोर्सेज है। मतलब अब जब मशीन है वो चलेगी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, बट पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर सकते हैं कोल का यूजेस। तो बेसिकली ये कहा गया है कि अगर ये खत्म हो गया तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे? जो चीज कोयला कर सकता है वो कोयला ही कर पाएगा ना। तो बेसिकली ये है अपना इकोनॉमिक पिलर की हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारा ट्रेड अच्छे से रहे, इसलिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। फर्टाइल सॉइल होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है और सॉइल है वो अगर खराब हो जाएगी तो उसको सही करने का किसी भी तरीके से तरीका नहीं होता है। फिर होता भी है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो फिर वर्थ नहीं होता है। पावरिंग आवर वर्ल्ड, सेकंड है हमारा कि हमारे दुनिया को पावर देता है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, सस्टेनेबल फ्यूचर की इसमें बात हो रही है कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी और जो अपनी जियो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हमारे को पावर करती हैं, पूरे इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्रोड्यूस होती है। प्लस हमें इरिगेशन के लिए, जैसे पानी की अगर मैं बात करूं, वाटर जो अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, डैम जब हम लोग बनाते हैं तो उससे बहुत सारे बड़े भूभाग पर हम लोग इरिगेशन करते हैं। जहां पर पानी नहीं हो पाता, जहां पर रेनफॉल इतनी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल इज इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में, जहां पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में पानी जो इरिगेशन फैसिलिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये कैसे बनती है? ये बनेगी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के कारण। जैसे कि हम लोग जब फॉसिल फ्यूल्स के बजाय हम लोग दूसरे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक
जो जनरेशन है उसमें अगर जाएंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, उसमें यही लिखा हुआ है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी बेसिकली। थर्ड इज गार्डियंस ऑफ इकोसिस्टम, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे गार्डियंस है, इकोसिस्टम के गार्डियंस है। वो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बैठा के चलते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट का इसने एग्जांपल दे रखा है कि फॉरेस्ट ऑफन टर्म्स ए लंग्स और आवर प्लेनेट, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि विच नेचुरल रिसोर्स इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लेनेट, ठीक है। दूसरा है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कॉर्नरस्टोन्स, बेसिकली जैसे हमारे डेली लाइफ में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जिस्ट कर पाते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें जो लाइट आ रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रही होगी, या फिर कहां से आ रही है, या फिर कोल बर्निंग से आ रही होगी, या फिर सोलर एनर्जी से आ रही होगी। आवर बिल्डिंग इज सोलर पावर्ड, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोलर पावर से आती है। तो बेसिकली हम लोग जो है कोई भी कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है सूरज से आ रहा है, सोलर पावर्ड है। तो दिस इज हाउ वी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब आप सोचो लाइट हमारे यहां पर स्टूडियो में है, पर जो वो लाइट आ कहां से रही है, वी आर हार्नेसिंग सन्स एनर्जी। कल मैंने बताया था कि फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हमें, है ना। फिर है कल्चरल ट्रेपेस्ट्री, इट मींस कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कल्चरल फैब्रिक में घुले हुए हैं सोसाइटीज के। इंडिजिनस कम्युनिटीज वो हैं बहुत पुराने, जैसे हमारे इंडिया के एग्जांपल ले लीजिए, इंडिजिनस कम्युनिटी जो इंडिया की है वो हमारे इन्वायरमेंट को एक तरह से हम लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग पेड़ों को पूजते हैं। वाई आर वर्शिपिंग ट्रीज, बिकॉज ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, है ना। तो कुछ हमारी जैसी और भी कम्युनिटीज हैं अफ्रीकन नेशंस में। आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पर पानी का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। जब वेस्टर्न राजस्थान का कोई पर्सन हमारे कोई पानी वाले इलाके में आता है और वो जब बारिश देखता है एंड ही सी दैट नोबडी इज हार्वेस्टिंग दैट वाटर, तो उसको बड़ा फील होता है कि यार ये लोग पानी को सेव क्यों नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में, तो वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। वहां वो लोगों ने कुएं खोद रखे हैं कि वहां पर जो भी बारिश का पानी आता है उसको पूरी तरह से वो लोग यूटिलाइज कर लेते हैं इन ट्रेडिशनल मैनर। तो whenever they are seeing the wasting of water in other parts of our country, they feel that why are they not doing it? तो बेसिकली जहां बारिश होती है उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता रहती है, जहां नहीं होती है उन्हें पता रहती है। तो बेसिकली ये है कि कल्चरल, हमारे कल्चर के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वोवन है, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल्स। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, क्या क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया।